तो एग्जाम्पल के बाद अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिनॉक्साइड जो आयन होता है, ठीक है, जिसको हम फिनॉल के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो है रिएक्शन से बनाते हैं, वो फिनॉक्साइड आयन क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है फिनॉल से भी ज़्यादा टुवर्ड्स द ESR रिएक्शन। ठीक है, वो चीज़ हमने जो है पहले देख ली थी। अब क्या बोल रहा है, इट अंडरगोस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी ये जो है रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इससे बनता क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो रिएक्शन देख लेते हैं हम। ये रहा वो फिनॉल। ठीक है, फिनॉल ले लिया हमने, फिर यहाँ से क्या बना लिया हमने, यहाँ से हमने क्या बना लिया, सोडियम फिनॉक्साइड, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है CO2 जो होता है, ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, CO2 जो है वो, CO2 में कोई चार्ज नहीं है ना, कोई पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। इसके साथ भी ये जो रिएक्शन कर लेता है, रिएक्शन कैसे होता है देखो आप। ठीक है, ये जो है हम एसिडिक मीडियम में कराते हैं। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में होगा तो क्या हो जाएगा, देखो या तो पहले CO2 का अटैक यहाँ पे होगा, ठीक है, ऑर्थो पोजिशन में, एंड फिर जो है क्या बनेगा यहाँ पे, ठीक है, एंड इसके बाद जो है ये जो H+ है इसको हटा देगा, एंड फिर OH यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो क्या बन रहा है यहाँ पे, देखो ये अगर 1 पोजीशन होगा तो क्या हो जाएगा ये, ओके, तो इसको 1 पोजीशन लेते हैं, यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का जो कॉमन नेम होता है वो आपको याद रखना है, सैलिसिलिक एसिड, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं ना। एक फिनॉल रिंग होगा, एंड यहाँ पे अगर एक CO8 जो है एसिड का अगर ग्रुप लगा होगा तो क्या बन जाएगा, वो सैलिसिलिक एसिड। अगर यहाँ पे CHO ग्रुप लगा होता तो क्या हो जाता, सैलिसिलाइड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक जो चीज़ ऐड करी हुई है, जब आपको ये क्वेश्चन दे कि फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड कैसे बनाओगे, तो आपको ये रिएक्शन जो है लिखनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया आपको ये चीज़। नेक्स्ट बढ़ते हैं राइमाटीमन रिएक्शन में। ठीक है, ये जो दोनों रिएक्शन ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो कोल्बे एंड दूसरा जो है राइमाटीमन। ठीक है, इनमें क्या होता है, जो कोल्बे का रिएक्शन है उसमें हम क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, सैलिसिलिक एसिड। जो राइमाटीमन का एग्जाम्पल है उसमें हम क्या बनाते हैं, सैलिसिलाइड। ठीक है, अब इन दोनों को जो याद रखने का जो ट्रिक है, ठीक है, आपको यूट्यूब में एक चैनल है ट्रिक टीचर नाम से, ठीक है, तो उस चैनल पे आप जाके देख सकते हो इन दोनों को याद रखने का जो ट्रिक है। ठीक है, या फिर आप ऐसे याद भी रख सकते हो कि राइमाटीमर में जो है एल्डिहाइड बनता है, एंड कोल्बे में जो है सैलिसिलिक एसिड बनती है। ठीक है, राइमाटीमर रिएक्शन को देख लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म। यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, एंड वहाँ पे क्या यूज़ करे थे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड यहाँ पे भी हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका यूज़ में लिया था। ठीक है, क्या बनेगा, CHO ग्रुप जुड़ जाएगा ऑर्थो पोजीशन में, है ना, एंड क्या बनेगा, सैलिसिलाइड। अब क्या बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द इंटरमीडिएट सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड। यहाँ पे आप देखो ये जो इंटरमीडिएट है बेंजल क्लोराइड है, ठीक है, इसको क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, जिसके चलते ये बाकी का रिएक्शन होता है। तो अगर यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, जो है कि राइमाटीमर रिएक्शन में जो है इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है जो कि यहाँ पे जा करके अटैक करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखो इसको आप कैसे करते हो, ये जो हमने पहले क्या लिया, क्लोरोफॉर्म लिया, एंड क्या लिया, NaOH। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ये जो Cl है, ठीक है, ये निकल जाएगा, पहले तो एक Cl एंड एक Na, तो NaCl पहले तो बाहर निकल जाएगा, फिर ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन जो है H+ के रूप में जो है बाहर निकल जाएगा, एंड यहाँ से OH के साथ मिल करके वाटर बना लेगा। फिर जो बाकी चीज़ रहेगी वो क्या हो जाएगा, C2Cl, एंड यहाँ पे जो है एक नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जो है हाइड्रोजन प्लस बाहर निकल चुका है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है यही है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये क्या है, CCl2, जिसको अपन नाम क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है, डाइक्लोरोकार्बिन, कार्बिन क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्टेट फुलफिल नहीं है। ठीक है, अगर हम ऐसे देखो कि जो ऑक्टेट है इलेक्ट्रॉन के, अगर हम नंबर को देखो तो यहाँ पे आपको कितने इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं कि 1 2 3 4 एंड 5 6। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोकार्बन। ये रिएक्शन, ये जो क्वेश्चन है ये नीट में भी पूछा जा चुका है, एंड बोर्ड्स में भी काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि राइमाटीमर रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसका नाम बताओ, एंड ये कैसे बना वो भी आपको समझ में आ गया, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद द जिंक डस्ट। ठीक है, फिनॉल को जब हम जिंक के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे जो जिंक है ये क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है ना, इसको बाहर निकाल लेगा। ठीक है, एंड ZNO यहाँ पे बन जाएगा, एंड ये रिएक्शन जो है वो एक्सक्लूसिवली फिनोलिक ऑक्सीजन के लिए ही है। ठीक है, मतलब कि अगर आपको कोई साइक्लो ग्रुप दे दिया जाए,
और इसके साथ जेरिन दे दी जाए तो ये रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आया आपको? सिर्फ और सिर्फ फिनोलिक रिंग में जो ऑक्सीजन होता है उसी को ये बाहर निकलता है एंड ये रिएक्शन ऐसे बनते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि फिनॉल से बेंजीन आप कैसे बनाओगे तो यहाँ पर क्या ऐड करना होगा आपको? जिंक डस्ट। समझ में आया? अब पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल कैसे होता है? जैसे कि क्रोमिक एसिड को हम यूज़ करते हैं कॉन्जुगेटेड डाईकीटोन प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर अपने पहले भी दिखा हुआ है। ठीक है, ये आप कमेंट में मुझे बताओगे कि ये स्ट्रक्चर हमने कब पढ़ा था। ठीक है, इसी चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो ये आप मुझे बताओगे क्या हो रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल से डाईकीटोन जो है डाईकीटोन बनना है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है? डबल सिंगल ये जो अरेंजमेंट है, ठीक है, डबल सिंगल का वही होता है कॉन्जुगेटेड, मतलब कि यहाँ पे रेजोनेंस शो करेगा, राइट। तो कॉन्जुगेटेड डाईकीटोन बन रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। एंड अगर ये एयर के प्रेजेंस में होगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? डार्क कलर का जो है मिक्सचर बनाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे? क्विनोन बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होगी। नेक्स्ट जो है इंटेक्स क्वेश्चन है अपना। ठीक है, क्या बोल रहा है कि हमें क्या करना है? रिएक्शन करना है पहले तो HCl एंड ZnCl2 के साथ। एंड ये कौन सा रिएजेंट है? ये है लुकास रिएजेंट। ठीक है, आपको याद होना चाहिए ये क्या है? लुकास रिएजेंट। दूसरा HBr के साथ एंड तीसरा SOCl2 के साथ। तो पहले जो है ब्यूटेन-1 के साथ रिएक्शन करते हैं तो पहले क्या करेंगे? हम स्ट्रक्चर लिख लेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया अपना ब्यूटेन-1। अब यहाँ पे जब हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रिएक्शन होगा क्या? रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये जो है एक प्राइमरी अल्कोहल है एंड प्राइमरी अल्कोहल जो होता है लुकास रिएजेंट्स के प्रेजेंस में टर्बिडिटी शो नहीं करती, कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कुछ भी रिएक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट जो है वो क्या बोल रहा है? 2-मिथाइल ब्यूटेन 12। ठीक है, तो पहले तो हम जो है इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, है ना। 2 पे मिथाइल एंड एक जो है OH ग्रुप, तो ये हमारा क्या बन गया? 2-मिथाइल ब्यूटेन 12। आप बताओ कि यहाँ पे अगर हम इस लुकास रिएजेंट को देंगे तो क्या रिएक्शन होगी? देखो ये कौन सा, ये किस तरीके का अल्कोहल है? ये जो कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो खुद और 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं, मतलब कि ये टर्शियरी अल्कोहल है। अगर टर्शियरी अल्कोहल होगा तो ईजिली जो है टर्बिडिटी शो करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये जो OH है इसकी जगह पे Cl आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ट्रिक भी पढ़ा था हमने, है ना। टर्शियरी अल्कोहल होगा तो क्या हो जाएगा? टर्शियरी अल्कोहल इजीली टर्बिडिटी शो करता है। ठीक है, तो ये ट्रिक था, हमने याद कर लिया, तो यहाँ पे Cl आ जाएगा। समझ में आया आपको? अब जो है HBr के साथ अगर रिएक्शन करते, ठीक है, जो हमारा ब्यूटेन-1 था, है ना, तो उसके साथ अगर HBr का रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इजीली यहाँ से जो है इसको सब्सिट्यूट करके यहाँ पे Br आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है अगर पेरोक्साइड होता तो हमारा जो मैकेनिज्म हो जाता वो एंटी मार्कोनिक हो जाता, वो थोड़ा अलग होता, पर यहाँ पे जो है ऐसा कुछ नहीं है, तो हम जो है डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन कर देंगे। ठीक है, एंड अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमने करा था, जो कि है 2-मिथाइल 2-ब्यूटेनॉल। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, इस पे अगर हम जो है HBr ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से जो है निकल जाएगा एंड Br सब्सटीट्यूट हो जाएगा। तो ये ईजी था, है ना। SOCl2 की अगर बात करें हम, SOCl2 वाला रिएक्शन, ठीक है, SOCl2 अगर हम यहाँ पे ऐड करते तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इजीली जो है Cl का सब्सटीट्यूशन हो जाएगा। एंड एक और बात आप याद रखो बोर्ड्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये जो रिएक्शन होता है, ये जो हेलोजिनेशन रिएक्शन होता है अल्कोहल का, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है अल्कोहल को हेलोजिनेशन करने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखो क्या होगा कि जो SO है, ठीक है, ये SO है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा तो SO2 निकल जाएगा। ठीक है, एक तो SO2 निकल जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? सॉरी ये रब हो गया। ठीक है, तो फिर से करते हैं इसको। SOCl2 एंड HCl। तो ये जो हो गया, क्या होगा? ये दोनों ही जो है गैसियस प्रोडक्ट है, ये जो है इनको हमें अलग से डिस्टिंग्विश नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों ही गैसियस प्रोडक्ट्स है तो मीडियम से बाहर निकल जाएंगे एंड ये जो प्रोडक्ट होगा इसका हमें बहुत अच्छा खासा यील्ड मिलेगा एंड इसको हम अलग से जो है बाहर निकाल लेंगे। तो दिस इज़ द रीज़न वाई दिस रिएक्शन इज़ प्रेफर्ड मच देन द अदर रिएक्शंस ऑफ हेलोजिनेशन। ठीक है, तो ये चीज़ जो है बोर्ड्स में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो आप क्या लिखोगे? ये जो गैसियस साइड प्रोडक्ट जो बनते हैं, साइड प्रोडक्ट्स, वो क्या होता है? गैसियस नेचर के होते हैं तो इजीली मीडियम से जो है निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद हो गई।
एंड जो दूसरा था हमारा 2-methyl-butene-12, वहाँ पे भी सेम चीज़ होगी, Cl वहाँ पे आप जोड़ दोगे, जहाँ पे OH लगा हुआ था वहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl आ जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन। अब ये जो एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन जो होते हैं ना, वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, मैकेनिज्म से करना पड़ता है, ठीक है, कार्बोकेटाइन की जो है स्टेबिलिटी से करना पड़ता है, ठीक है। तो चलो इसका हम कर लेते हैं 1-methyl-cyclohexanol, ठीक है। तो पहले तो स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो साइक्लो बोला है, ठीक है, तो ये बेंजीन का रिंग नहीं है तो हम डबल बॉन्ड नहीं लेंगे। एंड यहाँ पे क्या कर दें, हेक्सानॉल, मतलब कि ये जो पहला कार्बन था वहीं पे जो है एक मिथाइल ग्रुप जो है लगा हुआ है, ठीक है। इसको क्या बोल रहा है कि जो है हमें हाइड्रोलाइज करना है ना। तो हाइड्रोलाइज कैसे करेंगे हम, एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। तो एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में अगर करेंगे तो क्या होगा, पहले तो इस OH के साथ जो है ये जुड़ जाएगा एंड ये OH2 पॉजिटिव बना लेगा, फिर ये जो बॉन्ड ये टूट जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं अच्छे से, CH3 एंड यहाँ पे जो है एक ओके, ये जो है यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना। ये जो OH2 है इसने इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकल लिया, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज इसके मिडिल में है ना, यहाँ पे ये क्या करेगा, किसी भी एक साइड के जो कार्बन पे जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहाँ से जो है एक हाइड्रोजन निकल लेगा, ठीक है, एंड एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। अब यहाँ पे आप देखो, चाहे आप इधर करो या फिर इधर, दोनों में ही जो है हाइड्रोजन का नंबर जो है सेम है ना, 2 हाइड्रोजन है दोनों कार्बन के पास। तो किसी भी एक जगह से जो है हम हाइड्रोजन को निकाल लेंगे। मान लो कि हम यहाँ से जो है हाइड्रोजन को निकाल लेते, तो हाइड्रोजन जो है H पॉजिटिव बन के बाहर निकल जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज एंड ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये हो गया अपना रिएक्शन का प्रोडक्ट। समझ में आया ये चीज़ आपको? अगर नहीं समझ में आई तो इसको आप रिवाइंड करके फिर से देख लेना, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, ब्यूटेन-1 ये जो ब्यूटेन-1 है इसको क्या करेंगे, फिर से हम जो है पहले तो एसिडिक मीडियम में क्या करेंगे, OH2 पॉजिटिव बन करके ये बाहर निकल जाएगा, है ना, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा या फिर यहाँ पे, ऑब्वियसली ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस पोजीशन में ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। कार्बोकेटाइन का कंसेप्ट आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी आपको जो है इलेक्ट्रॉन देगा एंड यहाँ से भी ये जो है आपको पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देगा एंड जिसके चलते चार्ज यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, अब ये जो अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोजन निकलता है। अब आप बताओ मुझे कि हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन या तो यहाँ से निकले या फिर यहाँ से निकले। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है एंड यहाँ पे कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। तो हमने क्या पढ़ा था, सेल्ज़र रूल के अकॉर्डिंग एलिमिनेशन के टाइम पे जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, नॉर्मल कंडीशन में जो होता है सेल्ज़र रूल फॉलो होता है। सेल्ज़र रूल के अकॉर्डिंग जहाँ पे कम हाइड्रोजन होता है बाजू वाले कार्बन के, वहीं से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो यहाँ से जो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ये वाला, है ना। ये जो इन दोनों से हाइड्रोजन निकल लिया एक एक, जो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। समझ में आया आपको ये चीज़? ग्रेट। अब जो है क्या बोल रहा है, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफेनॉल्स आर मोर एसिडिक देन द फिनॉल्स, ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग फिनॉक्साइड आयंस, ठीक है। तो जो है इस क्वेश्चन को हम एक पेज में करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको दिखाने हैं, है ना। सो यहाँ पे जो है मैंने सारे के सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करे हुए हैं। देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है बनाना बहुत आसान है, ठीक है ना, आपको सिर्फ बेसिक पता होनी चाहिए। तो पहले तो हम फिनॉल का जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं एनसीईआरटी में, फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन क्या था कि एसिडिक कौन ज़्यादा होता है ना, पैरा एंड ऑर्थो जो फिनॉल होते, पैरा एंड ऑर्थो जो नाइट्रोफिनॉल्स होते हैं वो क्यों सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं, मतलब कि फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। तो एसिडिक कोई चीज़ कब होगी, जब H+ को जो है छोड़ने के बाद, नेगेटिव चार्ज आने के बाद वो नेगेटिव चार्ज जो है अच्छे से स्टेबल होगी। स्टेबिलिटी किस पे यहाँ पे डिपेंड करेगी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, मतलब कि जो है ऑक्सीजन ये जो माइनस है, मतलब कि जो ऑक्साइड आयन है ये ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब कि एसिडिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिनॉल का आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ठीक है। ये जो पहला रो है ये फिनॉल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो है 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना बहुत ईजी है, मैं फिर बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे जो लोन पेयर है ये जो है रिंग पे जाएगा, फिर ये जो है डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, ठीक है। दूसरे स्टेप में फिर से ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा एंड इनके बीच में जो है डबल बॉन्ड बन जाएगा, फिर ये वाली इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगी, ठीक है। तो ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम करते हैं। अब यहाँ से क्या शुरू होता है, जो है पैरा नाइट्रोफिनॉल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है।
तो यहाँ पे ये रेजोनेंस जो होता है वो एक्सटेंडेड हो जाता है, मतलब कि ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। वो कैसे समझोगे आप? देखो ये जो पहला इनिशियल स्टेप्स है वो तो सेम ही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर गया, ठीक है, फिर यहाँ पे शिफ्ट हुआ इलेक्ट्रॉन, है ना। फिर जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, अब क्या होगा, यहाँ पे ये ग्रुप जो है एक्स्ट्रा है ना, ये फिनॉल में तो नहीं था। अब क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीजन अपना बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो जो है यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव के बीच में जो है डबल बॉन्ड आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको ये चीज़? ठीक है। एंड यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको जो है इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा। तो ये जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा है ना। फिनॉल में कितना था, नॉर्मल फिनॉल में था 5, यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो बहुत सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अगर हम अभी जो है ऑर्थो की बात करें, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में भी सेम है, ठीक है। यहाँ पर भी जो है ये रेजोनेंस एक्सटेंडेड होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज फिर से ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक है, फिर इनके बीच में जो है बॉन्ड बनेगी, एंड जो है ये आप इजीली बना लोगे। तो इसका भी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है नॉर्मल फिनॉल से, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है आंसर को लिखना है कि क्यों पैरा एंड ऑर्थो जो नाइट्रोफिनॉल्स होते हैं वो फिनॉल से ज़्यादा स्टिक होते हैं, ठीक है। 11.9 के क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि हमें इक्वेशंस लिखनी है दोनों रिएक्शंस की, एक तो है रेमर-टिमन रिएक्शंस की एंड एक जो है कोल्बे रिएक्शंस की। तो ये जो रिएक्शंस है इनकी जो इक्वेशंस है वो बहुत अच्छे से जो है एनसीईआरटी में दी हुई है, तो हम इसको दोबारा नहीं करेंगे ना। तो आप यहाँ पे जो है इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है, हो गया ये चीज़। अब पढ़ते हैं कॉमर्शियली जो अल्कोहल्स होते हैं इंपॉर्टेंट, उनका यूज़ पढ़ेंगे हम, है ना। जो पहले क्या पढ़ेंगे, मिथनॉल के बारे में। मिथनॉल जो होता है CH3OH, इसको हम किस नेम से जानते हैं, वुड स्पिरिट नेम से जानते हैं, ठीक है। ये कैसे बनता है, जो वुड होता है, ठीक है, उसके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। अब डिस्टिलेशन का प्रोसेस जो है हमें पता है ना। तो ये ऐसे बनता है, एंड जो आजकल जो है टुडे मोस्ट ऑफ द मेथनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। तो जो रिएक्शन है वो हम देख लेते हैं ना। ये जो है क्या है, कार्बन मोनोक्साइड है, ठीक है। इसके साथ जो है हाइड्रोजनेशन करवाएंगे हम, किसके प्रेजेंस में करवाएंगे, एक तो हाई टेम्परेचर होगा, हाई प्रेशर होगा, एंड जो है ZNO एंड Cr2O3 को हम लेंगे, जिसके चलते क्या हो जाएगा, ये हमारा मिथनॉल बन जाएगा। एंड यहाँ पे जो है आप जो इक्वेशन है इसको आप इजीली बैलेंस कर पाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ये जो है ये मेथड जो है ये आप याद रखना कि ये कॉमर्शियली हम इसको ऐसे प्रोड्यूस करते हैं मिथनॉल को, है ना। नेक्स्ट क्या बोला है, जो मिथनॉल होता है ये कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है। इट्स हाईली पॉइजनस, ठीक है। इसके बारे में हमने एक जो बॉक्स था एनसीईआरटी में, ठीक है, प्रीवियस पेज में वही हमने पढ़ा था, ठीक है। ये बहुत पॉइजनस होता है, एंड अगर गलती से कोई इसको पी लेता है तो क्या होता है, उसको या तो ब्लाइंडनेस हो जाती है एंड डेथ तक हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए हम पेशेंट्स को क्या देते हैं, 10% जो है इथेनॉल का सोल्यूशन देते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको कवर कर रखा है, ठीक है। इथेनॉल की अगर हम यूज़ की बात करें तो इसको कैसे यूज़ करते हैं, हम पेंट्स में जो होते हैं सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं, एंड जो है इसको मिथनॉल इसको जो है हम फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो मिथनॉल है इससे हम क्या बना लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड बना लेते हैं वाया ऑक्सीडेशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इथेनॉल के बारे में। अब इथेनॉल जो होता है वो फर्मेंटेशन से बनता है, ठीक है। अल्कोहल इंडस्ट्री में जो होता है इथेनॉल का जो है बहुत बड़ा रोल है, एंड जो बायो स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो क्या बोला है यहाँ पे, जो फर्मेंटेशन मेथड होता है दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स, ठीक है। शुगर जो होता है उससे हम बनाते हैं। तो शुगर मतलब क्या, कोई भी आप मोजलेस या फिर शुगर केन या फिर जो भी फ्रूट्स होते हैं जैसे ग्रेप्स जो होते हैं, ठीक है, इनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ में लेते हैं अल्कोहल इंडस्ट्री में, है ना। क्या करते हैं हम, तो पहले जो सुक्रोज होता है ना, जो सुक्रोज होता है, स्वीट्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, पहले तो तोड़ते हैं ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में, ठीक है। एंड फिर उससे जो है हम इथेनॉल का प्रोडक्शन करते कॉमर्शियली अल्कोहल की इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। अब अगर हम शुगर की जो फार्मूला है वो क्या होती है, C12H22O11, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, जो शुगर का फार्मूला होता है, ठीक है। उसको पहले हम क्या करेंगे, जो है इन्वर्टेज एंजाइम के चलते पहले तो उसको तोड़ेंगे ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में, ठीक है। तो ये रिएक्शन इक्वेट करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। C12H22O11 इसके साथ आप जो है H2O को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, है ना। एंड अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, मतलब कि जो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज होता है उन दोनों का जो होता है फॉर्मूला सेम ही होता है ना। तो इसको अगर आप डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, C6H12O6, है ना। तो ये 2 बन जाएंगे, एक तो ग्लूकोज बनेगा, एक फ्रुक्टोज बनेगा। आपको यहाँ पे क्या याद रखनी है, जो एंजाइम होता है वो याद रखना है ना। एंजाइम क्या होता है, इन्वर्टेज एंजाइम होता है, ठीक।
जो दूसरा स्टेप है हमने क्या कहा था, जो ग्लूकोज होता है उसको हम जाइमेज एंजाइम देंगे जो है अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे। एंड ये जो प्रोसेस होता है ये एनाएरोबिक प्रोसेस होता है, ठीक है, एयर की एब्सेंस में होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो दो जो एंजाइम याद रखोगे आप। कैसे याद रखोगे, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकली क्या होता है, आई एन आई जे होता है, तो आप यहाँ पे आपको क्या याद रख लेना आप आई जेड, ठीक है। पहला स्टेप जो है इन्वर्टेज करेगा, दूसरा स्टेप कौन करेगा, जाइमस करेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। इन वाइन मेकिंग द ग्रेप्स आर द सोर्स ऑफ द शुगर, ठीक है। ग्रेप्स को यूज़ करते हैं हम पहले भी कहा। एंड जो और चीज़ हम यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन के लिए, जो मेन जो चीज़ है वो क्या है, ईस्ट हमारा, है ना। जब ग्रेप्स राइपन होता है तो शुगर की जो क्वांटिटी होती है वो और भी ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। ईस्ट जो होते हैं वो ग्रो करते हैं आउटर स्किन में, है ना। जो ग्रेप्स को जब हम क्रश करते हैं तो क्या हो जाता है, शुगर एंड जो एंजाइम होते हैं वो कांटेक्ट में आते हैं आपस में, एंड क्या होता है, फर्मेंटेशन जो है स्टार्ट होती है। तो ये एनाएरोबिक प्रोसेस है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये चीज़ें हमने पढ़ रखी है। द एक्शन ऑफ जाइम इज इनिबिटेड वंस द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल एक्सीड्स 14%। इसका मतलब क्या है, जब अल्कोहल बन रहा है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे जो है फर्मेंटेशन हो रही है, जो अल्कोहल बन रही है, तो अल्कोहल का जो कंसनट्रेशन है वो जब 40% से ज़्यादा हो जाएगा तब ये प्रोसेस अपने आप रुकनी शुरू हो जाएगी। जो जाइमेज एंजाइम है वो अपने आप इनहिबिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि जो ईस्ट होते हैं ना वो 13% से ज़्यादा कंसनट्रेशन में जो है डेड हो जाती है, ठीक है। ईस्ट उससे ज़्यादा जो है कंसनट्रेशन में नहीं जी पाती, तो क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस बंद हो जाएगा। जो बायो वाले स्टूडेंट है वो क्या याद रखेंगे, 13%, क्योंकि एनसीईआरटी बायोलॉजी में जो कंसनट्रेशन है वो 13% है, ठीक है। एंड एनसीईआरटी में केमिस्ट्री में जो है 14% दिया हुआ है। तो ये बहुत नियर बाई आंकड़ा ही है, ठीक है, तो किसी को भी आप याद रख सकते हो। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, ठीक है। ये एग्जाम का जो है, ठीक है। आप क्या बोला है, इफ़ एयर गेट्स इनटू द फर्मेंटेशन एयर ऑक्सीडाइजेज द इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। हमने क्या पढ़ा था कि ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है वो एनाएरोबिक होना चाहिए। अगर गलती से भी इसमें एयर जाए तो क्या हो जाएगा, जो भी हमारा इथेनॉल बन रहा होगा, है ना, वो क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड में जो है ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एयर मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा इथेनोइक एसिड में, जिसके चलते क्या होगा, अल्कोहल का जो टेस्ट है वो बिगड़ जाएगा, राइट। इथेनॉल जो होता है वो भी एक कलरलेस लिक्विड होता है, जस्ट लाइक द मेथनॉल। इसको भी हम वही पेंट इंडस्ट्री में जो यूज़ करते हैं। एंड कॉमर्शियल जो अल्कोहल्स होते हैं उनको हम अनफिट कर सकते हैं, ठीक है, ड्रिंकिंग के लिए। कैसे, कॉपर सल्फेट मिला के, ठीक है, उसमें कॉपर सल्फेट मिला देंगे, जिसके चलते उसमें क्या हो जाएगा, एक कलर आ जाएगा। एंड पिरीडिन आ सकता है, जिसके चलते उसमें एक फाउल सी स्मेल आ जाएगी, ठीक है। तो उसको जो है वैसे हम अल्कोहल को जो है डीनेचर करते हैं, ठीक है। डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल ये हमने पढ़ लिया। एंड नाउ क्या बोल रहा है, इथिन को जो है हम हाइड्रेशन करके इथेनॉल बना लेते हैं, ठीक है, जो कि और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। ये जो इथिन होता है इसको हम क्या कर लेते हैं, हाइड्रेशन कर लेते हैं, जिसके चलते क्या बन जाता है, ये इथेनॉल बन जाता है। समझ में आपको ये चीज़। चलो अब क्या करेंगे, ईथर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अल्कोहल ख़त्म हो गई, फिनॉल ख़त्म हो गई, अब स्टार्ट करेंगे ईथर। तो ईथर क्या बोल रहा है, ईथर पहले तो हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड्स, ठीक है। ईथर कैसे बनेगा, बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स क्या होते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं प्रोटिक एसिड्स, मतलब कि जो भी एसिड्स होते हैं, जो भी H+ डोनेट करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोल देते हैं, प्रोटिक एसिड्स, ठीक है। तो अल्कोहल जब प्रोटिक एसिड में एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करते हैं तो दो तरीके की जो है प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। एक तो एल्कीन बन सकता है, दूसरा जो है ईथर बन सकता है। अब ये डिपेंड करते हैं रिएक्शन के कंडीशंस पे, वो हम अब देखेंगे, ठीक है। दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। एसिडिक मीडियम तो सब में ज़रूरी है, ठीक है। H2SO4 जो है वो एक प्रोटिक एसिड है ना, वो H+ दे सकता है मीडियम में। एंड यहाँ पे जो चीज़ डिफ़र करती है वो है टेम्परेचर, ठीक है। जब हम एल्कीन बनाना चाहेंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, एंड जब हम टेम्परेचर को थोड़ा कम रखेंगे तब क्या बनेगा, ईथर बनेगा। ऐसा कैसे होता है वो आप देखो, क्या बोल रहा है, जो फॉर्मेशन है यहाँ पे, जो ईथर की जो फॉर्मेशन है उसकी मैकेनिज्म दे रखी है, तो उसको हम देखेंगे। ये जो होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन। ईजी भाषा में बोले तो क्या हो जाएगा, SN2 रिएक्शन, ठीक है। क्या हो रहा है, देखो आप, एक जो मॉलिक्यूल हमने अल्कोहल लिया एसिडिक मीडियम से, एक H+ आया, यहाँ आके जुड़ गया है ना, तो क्या बन गया, OH2 पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जो OH2 जो बना, ठीक है, OH2 पॉजिटिव जो बना वो यहाँ से निकल लेगा।
एंड जो एक मॉलिक्यूल जो था एल्कोहल का उससे आएगा एक लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर आएगा, यहाँ पे अटैक होगा, ठीक है। अब ये लोन पेयर डोनेट करके तो क्या हो जाएगा, ये खुद पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं यहाँ तक। थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा वापस से एंड जो है ये हमारा ईथर बन जाएगा, H पॉजिटिव जो है मीडियम में वापस आ जाएगा। समझ में आया चीज़। तो ईथर बनाने का प्रोसेस हमने देख लिया एकदम। अगर इजीली आप याद रखना चाहते हो तो आप ऐसे याद रख लोगे कि जो C2H5OH होता है एंड एक और मॉलिक्यूल हम लिख लेते हैं, इन दोनों में से जो है वाटर निकल जाएगा तो क्या बन गया, ईथर बन गया, ठीक है। जब आप जो है कम टेम्परेचर दोगे तो 2 मॉलिक्यूल से वाटर निकलेगा, जब आप कम टेम्परेचर दोगे तो 2 मॉलिक्यूल से वाटर निकल जाएगा। एंड अगर आप थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर देते हो तो एक ही मॉलिक्यूल से वाटर निकल जाता है, ठीक है। ये याद रखने का तरीका है कि यहाँ पे अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल से जो है वाटर निकल जाएगा एंड यहाँ पे जो है एल्कीन बन जाएगा। समझ में आपकी चीज़, ठीक है। तो ये 2 रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके जो है आपको टेम्परेचर के बारे में भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्या बोल रहा है, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स टू गिव एल्कीन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू गिव एन ईथर। द मेथड इज सुइटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स इज हैविंग प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप्स ओनली। ये जो ईथर बनाने का जो प्रोसेस है ये सिर्फ प्राइमरी एल्कोहल्स के लिए ही। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो अल्काइल ग्रुप शुड बी अनहिंडर्ड, टेम्परेचर शुड बी केप्ट लो, है ना। हमने ईथर में क्या पढ़ा, ईथर में जो है टेम्परेचर को कम रखते हैं, एल्कीन बनाने के टाइम पे टेम्परेचर को ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। तो जो एल्कोहल्स होता है एंड यहाँ पे हमें क्या पता है, ये जो ईथर बनता है वो SN2 रिएक्शन से बनने है। अब SN2 में अगर हम रेट की बात करें, SN2 में रेट कैसा होता है, प्राइमरी देन सेकेंडरी एंड देन द टर्शरी। तो प्राइमरी एल्कोहल्स में जो है अच्छा खासा SN2 रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि बैक साइड अटैक करना पड़ता है रीजन को, है ना। तो क्या हो जाता है, जितनी ज़्यादा क्राउडिंग होगी, स्टेरिक हिंडेंस होगा, रिएक्शन की रेट जो है उतनी कम हो जाएगी। तो सेकेंडरी एंड टर्शरी में क्या होता है, क्राउडिंग बहुत ज़्यादा होता है, इसके चलते ये जो SN2 रिएक्शन है वो अच्छे से नहीं हो पाती, तो जो है ईथर अच्छे से नहीं बन पाएगा। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अदरवाइज द रिएक्शन फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। ये हमने देख लिया, क्योंकि जो रिएक्शन है वो SN1 पाथवे फॉलो करेगा जब वो सेकेंडरी या फिर टर्शियरी अल्कोहल होगा, राइट। However, the dehydration of secondary and tertiary alcohols to give corresponding ethers is unsuccessful as the elimination competes over the substitution। अब इसका मतलब क्या है, देखो हमने अभी क्या पढ़ा, जो सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल से यहाँ पे SN2 रिएक्शन नहीं हो पाती, जिसके चलते क्या होता है, SN1 पाथवे होता है, बट स्टिल यहाँ पे जो है सब्सटीट्यूशन नहीं हो पाता है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाता है। क्या होता है अल्टीमेटली, जो है एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है एंड एल्कीन बनता है। एल्कीन मतलब वो जो सेम रीजन था हमारा, है ना, इसको अगर मैं ऐसे लिखे CH3 CH2OH, तो क्या होता है, सेम रिएक्शन, यहाँ से एक हाइड्रोजन एंड यहाँ से जो एक OH निकल जाता है, वाटर निकल जाता है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, जो कि इथीन यहाँ पे एक एल्कीन बना लेता है। तो आपको जो है ये रिएक्शन समझ में आई, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से कैसे हम ईथर बनाए। जो नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है वो क्या है, वो है विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। अब जो ये जो विलियमसन सिंथेसिस है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो होता है सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक 2 तरीके के हम अल्कोहल ईथर बना सकते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक मतलब क्या, जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप्स होंगे या फिर अराइल होंगे, एंड एसिमेट्रिक मतलब अलग ग्रुप्स होंगे, ठीक है। तो क्या हो गया ईथर की बात। अब जो है यहाँ पे क्या होता है, एन अल्काइल हैलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद द सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। एल्काइल हैलाइड लेते हैं एंड इसको जो है किससे रिएक्ट करता है, ये आपको याद रखना होगा। विलियमसन सिंथेसिस में हम क्या यूज़ करते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। सोडियम एल्कोक्साइड मतलब अगर इस R की जगह पे मिथाइल ग्रुप हो, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम मिथॉक्साइड, ठीक है। समझ में आया आपकी चीज़। तो क्या बोल रहा है, ईथर कंटेनिंग सब्सटीट्यूटेड अल्काइल ग्रुप, सब्सटीट्यूटेड अल्काइल मतलब सेकेंडरी एंड जो टर्शियरी होते हैं, मे ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, ठीक है। पहले रिएक्शन में क्या हो रहा था, जो है सेकेंडरी एंड टर्शियरी में हम जो है ईथर नहीं बना पा रहे थे, है ना, क्योंकि एलिमिनेशन हो जा रहा था। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी जो है बोली गई है कि यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। पर स्टिल आप देखना कि अगले पेज में जब मैं आपको पढ़ाऊँगी तो आपको समझ में आएगा ये रिएक्शन भी उतनी एफिशिएंट नहीं है, स्पेशली जो टर्शियरी होते हैं उनके केस में फिर से जो है एलिमिनेशन हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन अच्छे से नहीं हो पाता। तो खैर अब यहाँ पे क्या बोल रहा है,
इस मेथड में क्या होता है, SN2 अटैक होता है ओब्वियसली, ठीक है। पहले स्टेप में भी जो है SN2 का अटैक हुआ था, है ना। पहले रिएक्शन में भी किसका अटैक होता है, SN2 अटैक ऑफ एल्कोक्साइड आयन ऑन द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, मतलब जो है इसका अटैक होगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पे। तो रिएक्शन कैसे होता है, देखो यहाँ पे हमने क्या लिया, जो है यहाँ पे हमने एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लिया एंड जो है इसको हमने क्या लिया, एक सोडियम, ये जो है क्या है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड जो है हमने लिया, ठीक है। क्या होगा, देखो ये जो अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, मतलब सॉरी ये जो हैलाइड है, हैलाइड मतलब जो भी अपनी हैलाइड ग्रुप्स होती है वो क्या होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव होती है ना, इलेक्ट्रॉन लविंग होती है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड से खींच लेगा एंड ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर था वो इससे इसको जो है अटैक करेगा। तो क्या बनेगा, एक बॉन्ड टूटेगा एंड एक नया बॉन्ड जो है बनेगा। तो NaBr बन रहा है और ये जो ये क्या बन रहा है, एक ईथर बन गया जो कि एसिमेट्रिक ईथर है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो इधर मिथाइल ग्रुप है एंड इधर जो है टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है ना। तो ये जो है एक अनसिमेट्रिक एल्किल बन गया। अब क्या बोल रहा है, बेटर रिजल्ट्स आर व्हेन द अल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी, है ना, जो मैंने आपको पहले कहा, क्योंकि जो होता है यहाँ पे भी सेकेंडरी एंड टर्शियरी के केस में एलिमिनेशन कम्पीट करता है सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, राइट। अब क्या बोल रहा है, जो टर्शियरी अल्काइल होता है वहाँ पे एल्कीन इज़ द ओनली प्रोडक्ट, जैसे कि पहले रिएक्शन में हुआ था, नो ईथर इज फॉर्म्ड। तो रिएक्शन देख लेते हैं हम, ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या लिया है, सोडियम मेथॉक्साइड लिया है एंड एक जो है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लिया है। तो यहाँ पे रिएक्शन में क्या हो रहा है, एल्कीन बन रहा है। कैसे, ये जो है यहाँ से Br को जब निकलेगा पहले स्टेप में तो क्या होगा, यहाँ पे जो है एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे, यहाँ से एक H+ को जो है निकाल देंगे एंड इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड बन जाएगा जिससे बनेगा एल्कीन NaBr एंड जो है ये वाली एल्कोहल, ठीक है। इसके साथ जो है हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, वो यहाँ से जुड़ जाएगा तो एक मिथाइल अल्कोहल NaBr एंड ये बन रहा है अपना एल्कीन। यहाँ पे अगर अपना जो है ये अगर एक प्राइमरी हैलाइड होता तो क्या होता, ईथर इजीली बन जाता, है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता, SN2 रिएक्शन होती, ठीक है। ये यहाँ पर जाके जो है अटैक कर लेता एंड ये इससे जो है ये कार्बन इससे जो है बॉन्ड बना लेता, ठीक है। तो एक ईथर इजीली बन जाता, पर यहाँ पे जो है नहीं बन रहा है। इट इज़ बिकॉज द एल्कोक्साइड आर नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल्स but also strong bases. They react with alkyl halides leading to the elimination. ये जो एल्कोक्साइड्स होते हैं ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिस, मतलब कि जो है इजीली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, जिसके चलते क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन जो है इजीली हो जाती है, ठीक है। अब क्या है, एग्जांपल से अपने, ठीक है, क्या बोल रहा है, ये जो रिएक्शन है दिस इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर। ये जो रिएक्शन है इससे जो है ईथर नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्या है, एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, एक जो है अपना एल्कीन बनेगा, है ना। तो हमें क्या पूछ रहा है कि आपको सही रिएक्शन बताना है जिसके चलते ये प्रोडक्ट जो है एक ईथर बने। तो देखो यहाँ पे क्या था, एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड था जिसके चलते प्रोडक्ट नहीं बन रहा था। तो अगर हम यहाँ पे टर्शियरी के जगह एक प्राइमरी जो है हैलाइड ले लेते हैं एंड इसको जो है अगर एक टर्शियरी ग्रुप से जोड़ देते तो अपना रिएक्शन जो है हो जाएगा इजीली। तो रिएक्शन देख लेते हैं नीचे, ठीक है। तो पहले तो आपको मेजर प्रोडक्ट लिखना है जो कि एक एल्कीन बनेगा, ठीक है। एल्कीन कैसे बनेगा, यहाँ से जो है Cl निकल जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड इन दोनों के बीच हाइड्रोजन निकल जाएगा तो इनके बीच एक बॉन्डिंग हो जाएगी। तो जो है प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2-methyl-prop-1. तो इसको आप इजीली बना सकते हो एंड इसके पीछे का जो रीज़न है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो आप लिख देना यहाँ पे, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, ये जो रिएक्शन यहाँ पे है इसके बदले कौन सा वो सही रिएक्शन होगा जिसके चलते ईथर बनेगा। तो रिएक्शन क्या है, ये रहा। यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लिया एंड ये जो है एक ब्यूटॉक्साइड है जो कि एक टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये जो Cl है ये अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर के डोनेट कर देगा तो NaCl निकल जाएगा बाहर और बन जाएगा हमारा इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग। तो क्या ये ईथर बन गया, बिल्कुल बन गया। समझ में आया आपको, ओके। अब क्या बोल रहा है, फिनॉल्स आर ऑल्सो कन्वर्टेड टू ईथर्स बाय दिस मेथड। फिनॉल्स को भी जो है हम इस मेथड से कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले तो फिनॉल्स को जो है फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, NaOH से रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा यहाँ से एंड जो है यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा एंड इसके बाद हम जो है वही सिंपल सा फंडा है, यहाँ से ये जो एक्स है मतलब कि ये जो हैलाइड है अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का एंड यहाँ पे ईथर बन जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं।
अब हम क्या पढ़ेंगे, ईथर की जो है प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, द CO bonds in ether are polar and thus they have the net dipole moment। ठीक है, ये जो बॉन्ड होते हैं ये क्या होता है, पोलर नेचर के होते हैं ना। ऑक्सीजन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एंड यहाँ पे जो भी अल्काइल जो या फिर एराइल ग्रुप्स है इनमें जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस होगी, तो क्या होगा, एक नेट जो है डाइपोल मोमेंट हमें देखने को मिलेगा। द वीक पोलरिटी इन ईथर्स डो नॉट अप्रिशिएबली अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेबल टू एल्केन्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो ईथर के सेम मॉलिक्यूलर मास वाले जो एल्केन्स होते हैं, ठीक है, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ईथर का भी वही सेम बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ईथर की जो पोलरिटी होती है उससे इनके बॉइलिंग पॉइंट में कोई इफेक्ट नहीं होता, यही यहाँ पे बोल रहा है। पर इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो एल्कोहल से बहुत ज़्यादा कम होती है। अब एल्कोहल में तो हमें पता है क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो एल्कोहल को तो ज़्यादा होगी। ठीक है, ईथर की जो है उससे कम होगी, पर एल्केन का जो है सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंपैरिजन दी गई है, इस कंपैरिजन को भी आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या है, ये एक अल्कोहल है जिसके चलते इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, एंड इनका जो है ये एक अल्केन है, ये एक ईथर है, इन दोनों का जो है क्वाइट सिमिलर है ना, 307 309। तो इनमें जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर इसका जो है बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट है। अब क्या बोल रहा है, वही रीज़न हम यहाँ पे देख लेते हैं। एनसीईआरटी में क्या बोल रहा है, ये जो लार्ज डिफरेंस है ये किसकी वजह से है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। द मिजिबिलिटी ऑफ ईथर विथ वाटर रिजेंबल्स दोज ऑफ अल्कोहल्स ऑफ सेम मोलिकुलर मास। ठीक है, बोथ इथॉक्सी इथेन एंड ब्यूटानोल मिजिबल टू सेम कंटेंट। मिजिबल मतलब क्या, वाटर के साथ कैसे ये लोग मिक्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मिजिबल प्रॉपर्टी। वाइल पेंटेन इज़ एसेंशियली इमिजिबल विथ वाटर। तो यहाँ पे जो पैराग्राफ है, यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या बोल रहा है, जो एल्केन जो अल्कोहल होता है एंड जो ईथर होता है इनमें जो है बॉइलिंग पॉइंट का तो बहुत डिफरेंस होता है, पर मिजिबिलिटी दोनों का सेम ही है। ठीक है, वाटर के साथ जब मिक्स होते हैं तो ये दोनों अच्छे से वाटर के साथ मिक्स हो पाते हैं। अब इसका क्या रीज़न बोल रहा है एनसीईआरटी में, जो ईथर होता है, ईथर की जो ऑक्सीजन है वो थोड़ा बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है वाटर के साथ। जैसे कि ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे इथॉक्सी इथेन, ठीक है, ये है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है ना, इथॉक्सी इथेन एंड जो है ब्यूटानोल। तो आप देखोगे इनकी जो मोलिकुलर मास है वो सेम है। ठीक है, यहाँ पे 4 कार्बन से है ना, यहाँ पे जो है 10 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है। इसका मतलब इनका जो बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो मोलिकुलर मास है वो तो सेम है, बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, पर जो वाटर के साथ मिजिबिलिटी है वो सेम है। क्यों, क्योंकि ईथर की ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये थोड़ा बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है वाटर के साथ, एंड अल्कोहल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से होती है। ठीक है, तो यही यहाँ पे एनसीईआरटी में बताने की कोशिश की है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्या बोल रहा है, केमिकल रिएक्शंस, क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में जो क्लीवेज होता है ईथर्स में, उसका हम रिएक्शन अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ईथर्स आर लीस्ट रिएक्टिव ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनमें ईथर जो है लीस्ट रिएक्टिव है। द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर टेक्स प्लेस अंडर द ड्रास्टिक कंडीशन इन एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। ठीक है, ये जो है ये लीस्ट रिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है इनको तोड़ना जो है मुश्किल होता है। ठीक है, सिर्फ ड्रास्टिक कंडीशन जैसे कि एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स में ये टूट सकते हैं। तो रिएक्शन देख लेते हैं हम, जो रिएक्शन है ये क्या है, एक हाइड्रोजन हैलाइड है। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे RH बन रहा है एंड एक अल्कोहल बन रहा है। ठीक है, तो और एग्जांपल देखेंगे तो ये चीज़ हमें समझने में जो है आसानी होगी, है ना। क्या बोल रहा है, एराइल एंड अल्काइल एराइल ईथर्स आर क्लिप्ड एट अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड ड्यू टू मोर स्टेबल एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड। देखो इसका जो मतलब क्या है, रेजोनेंस। ठीक है, इसका एक ही रीज़न है, दैट इज़ द रेजोनेंस स्टेबिलिटी। ये जो बॉन्ड है, ये जो ईथर है हमारा, ठीक है, इनमें या तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, देखो ये तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा या फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अब हमें कैसे समझ में आएगा कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा। देखो जो बॉन्ड स्टेबल होगा वो इजीली नहीं टूटेगा, जो अनस्टेबल होगा वो इजीली टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप कौन सा बॉन्ड इजीली टूटेगा, ये वाला या फिर ये वाला। ये जो बॉन्ड है ये जो फिनाइल रिंग के साथ जो बॉन्ड है ये इजीली नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा, ऑक्सीजन की लोन पेयर के साथ इसकी जो है रेजोनेंस चल रही, तो ये बॉन्ड तो पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर
अचीव कर रहा होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, और हमें क्या पता है जो डबल बॉन्ड होते हैं दैट आर मोर स्ट्रॉन्ग देन द सिंगल बॉन्ड, है ना। तो इसको तोड़ना तो मुश्किल हो जाएगा, तो ये बॉन्ड जो है नहीं टूटेगा, है ना। तो जो है यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर एक्स बन जाएगा, एंड जो है ये एच आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो फिनॉल बन गया एंड एक जो है आर एक्स बन गया। तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, जो एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड होता है वो टूटता है ड्यू टू द मोर स्टेबल एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है। ये बॉन्ड स्टेबल है तो ये नहीं टूटेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। ईथर्स विथ टू डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स आर क्लीव्ड एट द सेम मैनर। अगर मान लो कि दोनों ही अल्काइल ग्रुप्स है, कोई भी एराइल ग्रुप्स नहीं है, तो क्या होगा, सेम मैनर पे टूटेगा। मतलब जो बॉन्ड स्टेबल होगा वो बॉन्ड नहीं टूटेगा, जो अनस्टेबल होगा वो टूट जाएगा। तो यहाँ पे जो है एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ये रिएक्शन दिया ना, आपको बोले कि कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल था, तो आप क्या बताओगे, ये वाला जो बॉन्ड था ये ज़्यादा स्टेबल था, जिसके चलते ये नहीं टूटा। ये वाला बॉन्ड टूट गया, हैलाइड के साथ एडिशन होगी तो क्या बन गया, आर एक्स बन गया। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स की अगर हम बात करें तो ये हमें इजीली पता है, एच आई इज ग्रेटर देन एच बी आर ग्रेटर देन एच सी एल, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है बॉन्ड लेंथ की वजह से। जो एच है, एच तो सब में सेम है, पर जो आयरन है ये एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है। जो बी आर है वो उससे थोड़ा छोटा है, जो सी एल है वो और भी छोटा है। तो इनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, जिसके चलते बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। तो इनका जो है हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर तो पहले से ही पता था। द क्लीवेज ऑफ इथर्स टेक्स प्लेस विथ कंसनट्रेटेड एच बी आर एट एच बी आर और एच आर, ठीक है। इन दोनों के प्रेजेंस में जो है टूटता है, एच सी एल के प्रेजेंस में नहीं टूटता, क्योंकि एच सी एल उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो अभी जो हमने रिएक्शन पढ़ी ईथर के साथ हाइड्रोजन हैलाइड्स की, उसी के अब हम यहाँ पे मैकेनिज्म देखेंगे। देखो क्या बोल रहा है कि कंसनट्रेटेड एच के साथ जो रिएक्शन होती है वो कैसे स्टार्ट होती है, बाय प्रोटोनेशन ऑफ ईथर मॉलिक्यूल की प्रोटोनेशन से जो है ये मैकेनिज्म स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये जो हैलाइड है ये अपना इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है एंड ये यहाँ पे जा करके अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आई माइनस जो है निकल जा रहा है बाहर एंड ये जो है ईथर का प्रोटोनेशन हो रहा है, ठीक है। ईथर का प्रोटोनेशन हो गया। अब क्या बोल रहा है, रिएक्शन टेक्स प्लेस विथ एच बी आर और एच आई, क्योंकि ये दोनों जो है सफिशिएंटली एसिडिक है, ये हमने पहले ही पढ़ा, ठीक है। ये जो होते हैं इनके बॉन्ड जो होते हैं बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है तो ईजिली टूट जाते हैं, एच प्लस को जो है ईजिली डोनेट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, हाईली एसिडिक नेचर के हो जाते हैं। अब जो स्टेप 2 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयरन इज़ अ गुड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये जो आयरन है ये गुड न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या करेगा, इट अटैक्स द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ऑफ द ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड मतलब जिसमें कम सब्स्टिट्यूट होगा, मतलब कि ये मान लो आप एक ईथर है, ठीक है। अभी जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दे एक सी एच से तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मतलब ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूट हो गया एक और एज़ कम्पेयर टू दिस, है ना। तो आयरन के अगर अटैक करना होगा तो कहाँ जा कर के अटैक करेगा, लीस्ट सब्स्टिट्यूट में, मतलब यहाँ जा कर के अटैक करेगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, लीस्ट सब्स्टिट्यूट में जाकर के ये अटैक करेगा एंड डिस्प्लेसेस एन अल्कोहल मॉलिक्यूल बाय SN2 मैकेनिज्म। बैक साइड अटैक होगा तो क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करना ज़्यादा इजी होगा, बल्किनेस कम है, तो यहाँ पे जाकर के जो है ये अटैक कर लेगा, जो है क्या होगा, एक बॉन्ड जो है बनेगा एंड दूसरा बॉन्ड जो है टूटेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बन गया, मिथाइल आयोडाइड बन गया एंड यहाँ पे जो है ये बॉन्ड टूट गया, क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल। तो बाकी का हम पढ़ लेते। दस इन क्लीवेज ऑफ मिक्स्ड ईथर्स, क्योंकि ये अनसिमेट्रिक ईथर है ना। क्या होता है, द अल्कोहल एंड अल्काइल हैलाइड अल्काइल आयोडाइड फॉर्म डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स के नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, कौन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, कौन कम सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, सेकेंडरी है या फिर प्राइमरी है। इन सारी चीज़ों के ऊपर ये जो है डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। व्हेन प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, द लोअर अल्काइल ग्रुप फॉर्म्स द अल्काइल आयोडाइड। यहाँ के अगर हम बात करें इस एग्जाम्पल की तो क्या है, दोनों जो है यहाँ पे प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स है, तो क्या होगा, जो छोटा सा ग्रुप होगा, ठीक है, जो छोटा वाला ग्रुप होगा वो क्या बना लेगा, अल्काइल आयोडाइड बना लेगा, क्योंकि ये जो आयोडीन है ये कहाँ जाकर अटैक करता है, छोटी वाली जो ग्रुप होता है, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड जो ग्रुप होता है वहाँ जाकर के अटैक करता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, तो ये जो लाइन्स है इसको आप अच्छे से हाईलाइट कर लेना। अब क्या बोल रहा है, वन एच आई इज़ इन एक्सेस, अगर एच आई एक्सेस में होगा तो क्या होगा, एक और हमें जो है आई न्यूक्लियोफाइल मिल जाएगा जो इस बॉन्ड को भी
तोड़ देगा एंड यहाँ पे जा कर के आई खुद जुड़ जाएगा। तो अगर फाइनल प्रोडक्ट की बात करें, अगर HI एक्सेस में हो एंड फाइनल प्रोडक्ट की बात करें तो क्या होगा, एक तो ये बनेगा मिथाइल आयोडाइड एंड दूसरा जो है ये इथाइल आयोडाइड, ये खुद सब्सटीट्यूटेड हो जाएगा एंड जो है इथाइल आयोडाइड बना लेगा। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो हो गया मिथाइल आयोडाइड एंड दूसरा इथाइल आयोडाइड। ठीक है, एक्सेस की बात भी हमने जो है पढ़ ली यहाँ पे। अब हम जो है इस रिएक्शन को टर्शियरी के केस में पढ़ेंगे। टर्शियरी हैलाइड के केस में क्या होगा, क्या बोल रहा है, जो हैलाइड फॉर्म होगा, ठीक है, वो क्या होगा, टर्शियरी हैलाइड होगा। अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे, अगर अल्कोहल जो है वो जो ईथर है उसमें अगर प्राइमरी या फिर सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप होगा तो क्या होता है, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होता है ना, ये जो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन था वहाँ पे जाकर के आयोडीन जो है अटैक करेगा एंड जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, जो छोटा वाला ग्रुप होगा उसके साथ आयोडीन जो है जाकर के प्रोडक्ट बनाएगा, है ना। पर जब टर्शियरी का केस आता है तो टर्शियरी हैलाइड बनता है, मतलब कि जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है, जो बड़ा ग्रुप होता है उसके साथ जाकर के जो है आयोडीन जो है जुड़ जाता है। इसका क्या लॉजिक है, तो हमने जो पढ़ा क्या वो गलत था, नहीं गलत नहीं था, पर टर्शियरी के केस में जो होता है वो फॉलो होता है SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी के केस में क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म। अभी मैं आपको जो चीज़ बताने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये बात याद रख लेना। SN2 मैकेनिज्म जो होता है जब भी होता है, ठीक है, या तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी केस में होता है एंड जो है आपको यहाँ पे याद रखना है हमेशा, यहाँ पे आपको क्या देखना है, बल्कीनेस या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस देखना है। जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम SN2 मैकेनिज्म उतने अच्छे से फॉलो होगा। एंड SN1 के केस में आपको बल्कीनेस या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं देखनी है। SN1 के केस में आपको क्या देखना है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। ठीक है, तो ये दो चीज़ है, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस एंड दूसरा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। SN2 होगा तो क्या देखोगे, स्टेरिक हिंड्रेंस देखोगे, एंड SN1 होगा तो क्या देखोगे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखोगे। ठीक है, अब इस चीज़ को समझो, जब यहाँ पे रिएक्शन हो रही थी तो यहाँ पे देखो NCERT में क्या बोल रहा है, ऐसा क्यों होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्टेप 2 ऑफ द रिएक्शन, द डिपर्चर ऑफ द लिविंग ग्रुप। ये जो ग्रुप लीव हो रहा है यहाँ से, ठीक है, इससे क्या होता है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। मैंने अभी कहा, क्या कहा आपको, टर्शियरी होगा तो SN1 होगा, SN1 होगा मतलब हम क्या देखेंगे, हम बल्कीनेस को देखेंगे ही नहीं, हम देखेंगे कार्बोकैटायन स्टेबल हो रहा है कि नहीं। अगर कार्बोकैटायन स्टेबल है तो प्रोडक्ट वही बनाएगा। अब हम क्या करते हैं, स्टेप 2 का एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो था रिएक्शन का स्टेप 2 था, है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म का। तो यहाँ पे जो है पहले स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है एंड हम क्या देखते हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं। कब, अगर ये बहुत बल्की ग्रुप है। तो इसका मैकेनिज्म भी NCERT ने हमें जो है प्रोवाइड कर दिया है। तो ये जो हम यहाँ पे रिएक्शन कर रहे थे, ये वाली रिएक्शन, ठीक है, इसका मैकेनिज्म यहाँ पे NCERT में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला स्टेप में क्या हुआ, प्रोटोनेशन हो गया, जो कि एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है, अब ये जो कार्बोकैटायन है, आपको सिर्फ ये चीज़ देखनी है, ये जो कार्बोकैटायन है ये स्टेबल है, क्योंकि क्या है, 3 मिथाइल ग्रुप की जो है पॉजिटिव आई इफेक्ट इसको जो है स्टेबल कर रही है, राइट। तो अगर ये स्टेबल होगा तो आयोडीन जा करके I- जा करके, क्योंकि ये गुड न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ जा करके अटैक करेगा एंड ये प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक है, एकदम दिमाग में अच्छे से आपको ये चीज़ समझ लेनी है, ईथर की ये जो रिएक्शन है इसमें। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं, आप जो है एनिसोल के हमें एग्जाम्पल दिए। एनिसोल का जो है आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, है ना। एनिसोल हमने पहले भी पढ़ रखा है, OCH3 ये होता है एनिसोल। एनिसोल में क्या बोल रहा है, देखो आप, मिथाइल फिनाइल ऑक्सोनियम आयन, ये जो आयन है, ठीक है, जो कि पहले बनता है पहले स्टेप में प्रोटोनेशन ऑफ ईथर से। क्या हो रहा है, द बॉन्ड बिटवीन, इनके बीच का जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है ये क्या बोल रहा है, वीकर है देन द बॉन्ड ऑफ ये वाला। ठीक है, तो इसके केस में जो है आपको मैकेनिज्म करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एकदम सिंपल सी चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप याद रख लेना। ये जो है एक फिनाइल रिंग है, ठीक है, तो ये क्या है, अपना एनिसोल है। अब आप खुद मुझे बताओ कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला या फिर ये वाला। ऑब्वियस चीज़ है कि ये वाली बॉन्ड नहीं टूटेगी। आयोडीन जब आएगा इसके साथ रिएक्शन के लिए तो ये वाली बॉन्ड नहीं टूटेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है रेजोनेंस होगा, है ना, ऑक्सीजन की लोन पेयर इसके साथ जो है। इसको मैं थोड़ी और अच्छे से बना दूँ तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये रेजोनेंस शो करेगा, ठीक है ना। तो जिसके चलते ये बॉन्ड पार्शियली डबल बॉन्ड हो जाएगा एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा, ये आसानी से नहीं टूटेगा, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे पूरी जो पैराग्राफ है यहाँ पे यही लिखी हुई है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आप पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है आ जाता है। समझ गए आप ये चीज़। अब जो है नेक्स्ट पेज में हम आते हैं। ठीक है,
तो ये रहा नेक्स्ट पेज में क्या बोल रहा है, द अटैक ऑफ आई माइनस जब अटैक करेगा तो क्या होगा, इनके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा एंड CH3 बन जाएगा। ठीक है, जो एनिसोल था अपना, ठीक है, वो CH3 इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा एंड ये जो है फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, ये ईथर की रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब क्या है, आपको प्रोडक्ट्स बनाना है ना, ये जो रिएक्शन से आपको बताना है कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा एंड क्या बनेगा जब हम HR से इन ईथर्स का जो है रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो आप जो है मेरे साथ इसको करिए, खुद से सॉल्व करिए, फिर सोल्यूशन देख लेना आप। ठीक है, तो आप बताओ यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा। देखो ऑक्सीजन के इधर या तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा या तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अगर सिमेट्रिक इधर होता, दोनों तरह सेम ग्रुप्स होते तो हमें चिंता करने की बात नहीं होती, कोई भी एक डायरेक्शन से हम जो है बॉन्ड को तोड़ सकते थे, पर ये अनसिमेट्रिक है। ठीक है, तो पर यहाँ पे जो है दोनों ही जो है प्राइमरी ग्रुप्स लगे हुए हैं ना। तो अब आप बताओ कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, देखो आयरन जो है I माइनस जो है एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, पर ये यहाँ जो है ये कहाँ पे अटैक करेगा, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होगा वहाँ पे जाकर के अटैक करेगा, जहाँ पे बल्कीनेस कम है वहाँ जाकर के अटैक करेगा। बल्कीनेस को हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शन है SN2 फॉलो करेगा, क्योंकि ये जो है दोनों ही तरह आप क्या देख रहे हो, प्राइमरी ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो हम जो है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे क्या देखेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में सोचेंगे। तो स्टेरिक हिंड्रेंस इधर से ज़्यादा है तो यहाँ I माइनस तो अटैक करेगा नहीं, तो टूटेगा ये वाला बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जा करके आयोडीन जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, इथाइल आयोडाइड। ठीक है, एंड ये जो है यहाँ पे OH लग जाएगा HO के साथ। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आई। नेक्स्ट जो रिएक्शन है क्या है, यहाँ पे देखो या तो ये वाला बॉन्ड टूट जाए या तो ये वाला बॉन्ड टूट जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकंड वाला पॉइंट हमें नज़र देना होगा कि यहाँ पे जो है ये ग्रुप क्या है, ये टर्शियरी ग्रुप है, तो हम सिर्फ SN2 को देख के रिएक्शन की जो है मैकेनिज्म नहीं कर सकते। यहाँ पे SN1 आ जाएगा, SN1 आ जाएगा तो हमें क्या देखना होगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी होगी। ठीक है, तो आप बताओ कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। हमने क्या पढ़ा था, जब टर्शियरी होता है तो SN1 में होता है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं एंड स्टेबिलिटी जो है यहाँ पे ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपना पॉजिटिव चार्ज आएगा, आयोडीन आकर के यहाँ पे अटैक कर देगा एंड जो अल्काइल हैलाइड बनेगा वो टर्शियरी होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आकर के हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसमें फिनाइल रिंग है, तो हमें थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा ये रिएक्शन। अब आप बताओ कि ऑक्सीजन की इधर वाला बॉन्ड टूटेगा या फिर उधर वाला। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझो कि अगर ये वाली बॉन्ड टूट जाती है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, प्राइमरी है। ठीक है, यहाँ पे जो कार्बन है वो क्या है, यहाँ पे कार्बन प्राइमरी है, पर यहाँ पे हमें क्या देखना होगा, रेजोनेंस का इफेक्ट देखना होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन अच्छे से रेजोनेंस कर रहा है तो पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, लोन पेयर होगा, रेजोनेंस करेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये जो स्ट्रॉन्ग होगा तो इधर से तो नहीं टूटेगा, जो टूटेगा वो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, वो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इसके साथ आयोडीन आ जाएगा एंड ये जो है फिनॉल बन करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हमने कर लिया। अब क्या पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। क्या है यहाँ पर आप देखो, द एल्कोक्सी ग्रुप, ये जो एक एल्कोक्सी ग्रुप है ये क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, ये जो एल्कोक्सी ग्रुप्स होते हैं यहाँ पे क्या है, लोन पेयर से, लोन पेयर है तो रिंग के साथ रेजोनेंस करेंगे एंड ऑर्थो पैरा जो है पोजीशन है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रिंग को जो है एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द सेम वे एज फिनॉल। फिनॉल में भी हमने जो है ये चीज़ देख रखी है, रेजोनेंस वगैरह सब हमने अच्छे से कर रखी है। अब क्या पढ़ेंगे, हेलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। फिनाइल अल्काइल ईथर जो होते हैं, मतलब कि एक फिनाइल रिंग होगा एंड एक अल्काइल होगा। ठीक है, फिनाइल अल्काइल ईथर्स क्या करते हैं, यूजुअली हेलोजिनेशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे क्या दिया है, वही एनिसोल के बारे में फिर से बताया गया है कि एनिसोल को जब हम ब्रोमिनेशन करेंगे, ब्रोमिनेशन करने के लिए क्या होगा, ब्रोमीन लेंगे एंड जो है एक एसिड लेंगे दैट इज़ इथेनोइक एसिड, तो क्या होगा, इवन इन एब्सेंस ऑफ आयरन ब्रोमाइड, आयरन ब्रोमाइड क्या होता है, यह हमने पहले भी देखा था कि इसकी ज़रूरत पड़ती है हेलोजिनेशन पे, पर यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब फिनॉल में हम हेलोजिनेशन करते हैं तो उसकी ज़रूरत पड़ती है ना, एक लुईस एसिड की ज़रूरत पड़ती है, पर यहाँ पे जो है इसकी ज़रूरत नहीं होगी। फिनॉल में क्या होता था, फिनॉक्साइड आयन बनाने में ये जो है मदद करता था, जिसके चलते रिंग और भी ज़्यादा एक्टिवेटिंग हो जाता, पर यहाँ पे जो OC स्थिर ग्रुप है ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग है। ठीक है, तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आयरन ब्रोमाइड जो है उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग
बाय द मिथॉक्सी ग्रुप। ठीक है, इस मिथॉक्सी ग्रुप ऑलरेडी जो है ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग है, ये ऑलरेडी जो है बहुत अच्छा यील्ड देता है हमें रिएक्शन में। रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट्स कौन सा होगा, पैरा वाला। ठीक है, हमको क्या पता है, ये जो रेजोनेंस करेगा तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, एंड जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो पैरा पर होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद है। एंड जो फिनॉल में हमने करी थी वो भी आपको याद रखनी है। ठीक है, फिनॉल का रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। ब्रोमीन इन CS2 नॉन पोलर मीडियम में, पोलर मीडियम में क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट पेज में क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एनिसोल जो है इस रिएक्शन को करता है। अब कैसे वो हम देखेंगे। द अल्काइल एंड द असाइल ग्रुप्स इंट्रोड्यूस्ड इन द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ठीक है, बाय द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड असाइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्रस जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, जो कि एक लुईस एसिड है, रिएक्शन को तेज़ी से करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो जो एनिसोल है, ठीक है, ये CH3Cl है। क्या होगा, ये जो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ऑर्थो पोजीशन में एंड जो पैरा पोजीशन में हाइड्रोजन है, इसको जो है Cl लेकर के बाहर निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा ऑर्थो एंड दूसरा बनेगा पैरा। ठीक है, जो प्रोडक्ट बने उसका क्या नाम है, 2-मिथॉक्सी, क्योंकि ये वाला जो मेन ग्रुप है तो ये क्या बन जाएगा, 2-मिथॉक्सी टोलुइन। एंड यहाँ पे जो फोर्थ में है तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 4-मिथॉक्सी टोलुइन। एंड पैरा प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे मेजर होंगे। ठीक है, अब अगर दूसरे रिएक्शन करते, यहाँ पे भी आप क्या करोगे, यहाँ से तो जो H है एंड यहाँ से जो H है, यहाँ से आप इसको निकाल दोगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दोगे हाइड्रोजन को। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये COCH3 जो ग्रुप है ये जाकर के एक बार ऑर्थो में जुड़ जाएगा एंड नेक्स्ट टाइम कहाँ पे जुड़ेगा, पैरा पे। तो इसका जो नेम है वो क्या हो जाएगा, 2-मिथॉक्सी एसीटोफिनॉन। ठीक है, 2-मिथॉक्सी, ये जो ग्रुप है मिथॉक्सी है, एसीटोफिनॉन, ये आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्या रिएक्शन करेंगे हम, नाइट्रेशन पढ़ेंगे। नाइट्रेशन जो है हमने फिनॉल में भी पढ़ रखा था। ठीक है, अभी ईथर में पढ़ेंगे। एनिसोल जो है रिएक्ट करता है मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड से। फिनॉल में हमने क्या पढ़ा था कि हम नाइट्रिक एसिड से भी जो है रिएक्शन कर सकते हैं, पर ईल्ड जो है अच्छा नहीं मिलता है। नाइट्रिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसके चलते ये क्विनोन बना लेता है ना, ऑक्सीडाइज कर देता है, तो क्या बन जाता है, क्विनोन बन जाता है। इसका जो है ईल्ड ज़्यादा हो जाता है, रादर देन जो प्रोडक्ट हमें चाहिए था उससे ये ज़्यादा मिल जाता है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो इसको सल्फ्यूरिक एसिड से जो है रिएक्शन करवाते हैं, जिसके चलते ये ग्रुप लग जाता है एंड ये जो इंटरमीडिएट बनता है उसको थोड़ा जो है थोड़ा कम एक्टिवेटिंग कर देता है। उसके बाद हम देते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है, वो जाकर के अटैक करते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में एंड हमें जो है ये प्रोडक्ट की अच्छी खासी ईल्ड जो है मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर एनिसोल की बात करें, एनिसोल पे भी हम क्या करेंगे, पहले तो इसको सल्फ्यूरिक एसिड देंगे एंड फिर इसको देंगे हम नाइट्रिक एसिड, जिसके चलते ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में ये जो है ग्रुप्स जाकर के जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एक तो बन रहा है ऑर्थो नाइट्रोएनिसोल एंड दूसरा क्या बन रहा है, ये वाला जो है पैरा प्रोडक्ट बन रहा है। सो अभी तक जो है हमने यहाँ तक पढ़ लिया। नेक्स्ट जो है हमारा इंटेक्स क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद जो आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, है ना। इसके बाद एक्सरसाइज आएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज भी हम करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, विलियमसन सिंथेसिस का जो प्रोसेस हमने पढ़ा उसके थ्रू हमें क्या बनाना होगा, 2-इथॉक्सी 3-मिथाइल पेंटेन जो है हमें बनाना होगा। एंड जो स्टार्टिंग रिएजेंट्स है वो भी आपको दे दिया गया है, इथेनॉल एंड 3-मिथाइल पेंटेन से हमें ये बनाना होगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़े पेज में कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो जगह नहीं है। तो जो प्रोडक्ट हमें बनाने को बोला है वो क्या है, 2-इथॉक्सी 3-मिथाइल पेंटेन। ठीक है, इसका अगर नंबरिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे नंबरिंग किया है हमने। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, पेंटेन है तो 5 कार्बन होंगे। ठीक है, ये जो 2 नंबर के कार्बन यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, इथॉक्सी जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, 2-इथॉक्सी 3-मिथाइल पेंटेन। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है हमें बनाना है। ठीक है, एंड जो हमें रिएजेंट दिया हुआ है, एक तो इथाइल है एंड इथाइल अल्कोहल है एंड दूसरा क्या है, 3-मिथाइल पेंटेन 2 है। ठीक है, तो इसको हम बाद में देखते हैं। देखो ये जो रिएक्शन है इसको हम कैसे करना है, विलियमसन सिंथेसिस से करना है। विलियमसन सिंथेसिस में क्या लगता है, एक तो हमें लगता है ये वाला है ना, एल्कोक्साइड लगता है एंड दूसरा जो है क्या लगता है, हमें लगता है एक एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ये जो अब हमें क्या सोचना पड़ेगा, ये जो ऑक्सीजन है इसकी दोनों तरह जो बॉन्ड है, या तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा या तो ये वाला जो है, देखो या तो हम क्या कर सकते हैं, इथाइल
एल्कोक्साइड बना सकते हैं ना, इसको तोड़ के इथाइल एल्कोक्साइड। एंड इधर जो है हम एक कोई भी मान लो जैसे कि ब्रोमीन ले ले या फिर आयोडीन ले ले, क्योंकि क्या होता है HBr एंड जो HI होते हैं, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, या फिर जो ब्रोमीन होते हैं एंड जो आयोडीन होते हैं वो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लो ब्रोमीन ले रहे हैं, ठीक है, तो या तो हम इधर Na जोड़ दें एंड यहाँ पे Br जोड़ दें, ठीक है, या तो ये हो सकता है, या फिर ये जो इस पूरे को जो है हम एल्कोक्साइड बना दें एंड इधर जो है हम जो है क्या करें, एल्काइल हैलाइड बना दे, मतलब कि इथाइल ब्रोमाइड बना दे। तो आप मुझे बताओ किधर जो है Na जुड़ सकते हैं हम एंड किधर जो है ब्रोमीन जुड़ सकते हैं। अगर मैं स्टेरिक हिंडेंस की बात करूँ तो स्टेरिक हिंडेंस किधर है, इधर ज़्यादा होगा स्टेरिक हिंडेंस एंड इधर जो है स्टेरिक हिंडेंस कम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम देखो रिएक्शन को यहाँ पे हम एल्काइल हैलाइड बनाएंगे, ठीक है। देखो रिएक्शन की अगर ये ऐसा होता, ठीक है, इसको हम एल्कोक्साइड बना रहे हैं एंड ये जो है इसको हम क्या बना रहे हैं, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसको आप इधर भी लिख सकते हो। तो जो अगर ये एल्कोक्साइड होता है एंड ये एल्काइल हैलाइड होता तो क्या होता है, इसका जो ऑक्सीजन में जो लोन पेयर है, ठीक है, ये जो है अपना तो पहले इलेक्ट्रॉन को इधर ले लेता है, ये जो लोन पेयर है इसको जा करके अटैक करता है एंड इसको अटैक करना ईजी है। क्यों, क्योंकि ये जो है यहाँ पे ज़्यादा बल्कीनेस नहीं है। पर यहाँ पे अगर ये चीज़ अगर उल्टी होती तो यहाँ पे बल्कीनेस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, सेकेंडरी है तो बल्कीनेस ज़्यादा होती एज़ कम्पेयर टू द प्राइमरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अटैक नहीं कर पाता आसानी से, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है टूट जाएगा, Na के साथ Br जुड़ जाएगा एंड यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ C2H5 जुड़ जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट इन्होंने पूछ रखा है तो वो इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया, इस रिएक्शन मैकेनिज्म से आपको सिर्फ ये चीज़ समझनी है कि कौन से मतलब जो ऑक्सीजन के इधर जो बॉन्ड है इधर जो बॉन्ड है किसको तोड़े, किधर जो है एल्कोक्साइड बनाए एंड किधर जो है एल्काइल हैलाइड बनाए, ठीक है। तो इसको जो है आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हो या फिर आप थोड़ा सोच के, ठीक है, मैकेनिज्म से सोच के भी कर सकते हो। तो अब आपको जो है ये चीज़ तो मिल गई, ठीक है, एक तो इथाइल ब्रोमाइड लगेगा एंड ये लगेगा, पर हमें जो रिएजेंट दिया हुआ है वो तो अलग है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले तो इसका ब्रोमिनेशन करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसको HBr से रिएक्शन करवाएं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन जो है हाइड्रोक्सिल को जो है सब्स्टिट्यूट कर देगा, है ना। तो हमें इथाइल ब्रोमाइड मिल जाएगा यहाँ पे एंड यहाँ पे जो है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम जो है सोडियम के साथ इसका रिएक्शन करवा सकते हैं। रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ये जो H+ ये निकल जाएगा, इसकी जगह Na आ जाएगा। तो ये जो है हमें 2 रिएजेंट भी मिल जाएंगे एंड जो है प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे विलियमसन सिंथेसिस मेथड से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन, नाउ कम टू द सेकंड वन। सेकंड वन में क्या बोल रहा है, वही विलियमसन सिंथेसिस जो मेथड है, ठीक है, उससे हमें क्या बनाना है, 1-methoxy 4-nitroबेंजीन, ठीक है। मतलब कि ये अगर एक बेंजीन लेंगे, यहाँ पे अगर 1-methoxy है तो 4 नंबर पे क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप होगा, ठीक है। 1-methoxy 4-nitroबेंजीन हमें बनाने को बोला है, 2 ऑप्शन दिए हुए, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला, ठीक है। अब जो है आपको समझना होगा, देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसका लोन पेयर अगर इधर जा कर के अटैक करेगा तो क्या अटैक कर पाएगा, एक तो बहुत ज़्यादा बल्कीनेस है, ऊपर से क्या होगा यहाँ पे रेजोनेंस शो करेगा, तो ये जो है पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये जो बॉन्ड है वो तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बॉन्ड जो इजीली सब्स्टिट्यूट नहीं करवाएगा ब्रोमीन को, तो ये तो हो नहीं सकता। पर फिर भी जो है दूसरे को चेक करते हैं। देखो दूसरे में जो है यहाँ पे जो है इसको इजीली जो अटैक कर लेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टैटिक हिंडेंस बहुत कम है, तो इजीली सब्स्टिट्यूट कर देगा। ये वाला बॉन्ड जो है Na Br जो है बाहर निकल जाएगा एंड यहाँ पे OCH3 जो है बन जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट था, ठीक है, 1-methoxy 4-nitroबेंजीन वो बन जाएगा। तो सही आंसर कौन सा होगा, सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स को जो है आपको बताना है कौन सा होगा। देखो वही इथर वाला क्वेश्चन है ना। आपको बताना है कि देखो क्या बताना है कि किस तरह बॉन्ड पहले टूटेगा, आप मुझे खुद बताओ कहाँ पे बॉन्ड तोड़ना आसान होगा। जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा वहाँ जा करके जो है एल्काइल हैलाइड बनेगा। लेस सब्स्टिट्यूट कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये छोटा सा है, ठीक है। तो क्या बनेगा, CH3 Br एंड इधर क्या हो जाएगा, H जा करके जुड़ जाएगा, मतलब कि जो है प्रोपेनॉल बन जाएगा, ठीक है। ईजी था ये। इसके बाद वाले और भी आसान है। देखो ये जो बॉन्ड है ये तो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, फिनाइल लिंक के साथ है, रेजोनेंस करेगा, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, ये टूटेगा नहीं, तो ये वाला टूटेगा, तो क्या बनेगा, C2H5 Br एंड यहाँ पे फिनॉल, ठीक। नेक्स्ट जो चीज़ है नाइट्रेशन का रिएक्शन है। नाइट्रेशन के रिएक्शन में क्या होता है,
ये जो है ऑर्थन पैरा पोजीशन में जा करके जुड़ जाता है। एंड ये क्या है, एक जो है रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो या तो ऑर्थो में जुड़ेगा या तो पैरा में जा करके जुड़ेगा, ठीक है। एंड जो है पैरा का जो यील्ड जो है वो सबसे अच्छा होता है, तो पैरा मतलब चौथी पोजीशन में जा करके NO2 को आप जोड़ दोगे, ठीक है। एंड जो है ऑर्थो प्रोडक्ट भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट जो रिएक्शन है HR के साथ रिएक्शन है, देखो वही रिएक्शन है, पर यहाँ पे क्या है, आपको सावधानी क्यों है चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है टर्शियरी ग्रुप है। टर्शियरी ग्रुप है तो SN1 करेंगे, SN1 करेगा तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे। अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे तो जो पहले हमने पढ़ा था, मतलब कि जो लेस सब्सटीट्यूटेड है वो अल्काइल हैलाइड नहीं बनाएगा, जो बड़ा सा ग्रुप है उसके साथ जा करके जो है आयोडीन जुड़ जाएगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनाएगा वो क्या होगा, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड एंड जो है इथेनॉल, ठीक है। समझ में आया आपको? तो हम इसको अगर करते हैं तो ये बन जाएगा, ठीक है। एंड जो है आपका इथेनॉल, ठीक। तो ये जो चैप्टर था हमने पूरा एकदम लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि आपका सपोर्ट ज़रूरी है।